शहरों में साथ सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को मैंने जो है कोशिश किया है कि क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाने की, ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आपकी जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वह सभी आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो पार्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आप सभी को प्राप्त पता होगा कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार दिए गए हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन के रूप में है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? दोस्तों, याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है। यदि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है या संरक्षक किसे कहा जाता है, तो भी आंसर यही होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय हमें यह संरक्षण देता है। मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 12 में उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। और इसमें राज्यों का अर्थ क्या है? तो इसमें राज्यों का अर्थ है दोस्तों केंद्रीय राज्य और राज्यीय राज्य, या है संघीय राज्य या स्टेट की राज्य, और स्थानीय शासन या कोई भी विभाग या संस्था जो राज्य के द्वारा संचालित हो रही हो या राज्य के द्वारा पोषित किया जा रहा हो, वह सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? दोस्तों, यह किसके अंतर्गत है? मौलिक अधिकारों के। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी संविधान की विधि या संविधान की पूर्व विधि यदि मौलिक अधिकार से टकराती है, यह उसके रास्ते में अड़चन बनती है, तो वह आच्छादित हो जाए। कि यह किसमें कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना है। या क्वेश्चन आपसे इस रूप से भी पूछा जाए, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों को अन्य विधियों से जो है सर्वोच्च बनाता है या उच्च बनाता है? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद नंबर 13 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधानों, संसद तथा राज्य द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम कानून में से जो भी अधिकार बनाए जाएंगे या जो भी विधि बनाई जाएगी, वह मूल अधिकार से ऊपर नहीं हो सकते हैं। यह अनुच्छेद 13 हमसे यह संरक्षण देता है, इस बात को हमें बताता है। अब हमारे मौलिक अधिकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को जो है समानता का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है। और वहीं आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें देता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है दोस्तों यह हमें धर्म एवं स्वतंत्रता की शिक्षा का अधिकार देता है। सॉरी, ये थोड़ा नीचे हो गया है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25 से लेकर 28 तक देता है। और आर्टिकल 29 से 30 जो है हमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। इस बात को याद रखना है। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 25 और 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 29 और 30 जो है यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें प्रदान करता है। और आर्टिकल नंबर 32 जो है हमें संवैधानिक उपचार देता है, जिसकी बात मैं कर रहा था कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और यह शक्ति आपको अनुच्छेद 32 के तहत दी जाती है, जिसे यहाँ कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमें राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो हमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत मिलता है, जिसके अनुसार हर कोई जो है विधि के समक्ष समान होगा। आर्टिकल नंबर 15 कहता है, जन्म, लिंग, मूल व जन्म धर्म जाति के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखना है। जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति व धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि EWS देने के लिए या जो आर्थिक पिछड़ापन में आरक्षण देने के लिए किस अनुच्छेद में हमें संशोधन करना पड़ेगा, तो अभी आर्टिकल नंबर 15 है। और समान नागरिक अवसर की समानता का अधिकार हमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 16 से मिलता है। और आर्टिकल नंबर 16 का 3rd और 4th ही क्लास है, जिसमें लिखा गया है कि जनजाति यानी SC तथा ST को
अवसर के में जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, या कहें जाए सरकारी रोजगारों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाएगा, जिन्हें हम आरक्षण के रूप में जानते हैं। और आर्टिकल 16 का 4 जो है चंपक दुर्राई राजन केस के बाद जोड़ा गया था। वही आगे चले तो हमारा एक मात्र जो सापेक्षिक अधिकार है, या मतलब इसको किसी भी प्रकार से इस पर बंधन नहीं लगाया गया है, वह है कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अनटचेबिलिटी का जो अधिकार हमें मिलता है आर्टिकल 17 के तहत मिल रहा है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सापेक्ष है, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 17 है। उपाधियों का अंत किसमें उल्लेखित है, तो आर्टिकल नंबर 18 में उल्लेखित है। अब वही अगला चले हमारा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 19। और यहाँ से आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। तो आर्टिकल नंबर 19 से हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, इस बात को याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है, तो अभी आर्टिकल नंबर 19 में ही निहित है। हमने आपके आगे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो देख सकते हैं आप। हमें आर्टिकल नंबर 19 से जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमें आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का ए देता है। शांतिपूर्ण हथियार रहित, मतलब आप हथियार लेकर नहीं जाएंगे, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 19 का 1B आर्टिकल देता है। संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार हमें 19 फर्स्ट का सी देता है। जैसे एबीपी संगठन है या NSIUI संगठन है या कोई भी अन्य संगठन जो बनाए जाते हैं, वह 19 के फर्स्ट सी के तहत हमें बनाने का अधिकार है। भारत के राज्य में क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, यानी हमें जो आवागमन की स्वतंत्रता देता है वह 19 का फर्स्ट का डी देता है। आप कोई सभी व्यापार करने की स्वतंत्रता जो हमें मिलता है वह 19 फर्स्ट जी के तहत मिलता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें कि जो शराब का अधिकार है या हमें शराब का व्यापार हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। शराब, शस्त्र इत्यादि जो समाज के विरुद्ध है, इनका व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें इससे नहीं मिलती है। भारत में भी कहीं भी रहने या निवास करने का अधिकार हमें 19 फर्स्ट ई के तहत दिखाई पड़ता है। ये आर्टिकल 19 का जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमें टोटल 6 प्रकार के स्वतंत्रता अधिकार मिलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब वही हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 20 हमें किस प्रकार का अधिकार देता है दोस्तों, यह हमें अपराध के संरक्षण में अधिकार देता है। जैसे यानी कोई कैदी है या किसी के ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है तो उसके क्या मौलिक अधिकार होंगे, उसका उल्लेख हमें आर्टिकल नंबर 20 में दिखाई पड़ता है। इसमें क्या क्या कहा गया है, जैसे कि दोस्तों सजा की मात्रा जो है वह अपराध से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी को भी अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी वह चाहे तो अपने जो अपराध किए हैं उसको वो कन्फेस कर सकता है, लेकिन उसे आप बाध्य नहीं कर सकते, उसे आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि हमारे यहाँ भूतकालिक विधि नहीं है, यानी कि हम आज वर्तमान में अगर कोई कानून बनाए और अपराध इससे पहले हुआ है तो हम आज उसको सजा नहीं दे सकते हैं नए विधि के तहत। यह हमें आर्टिकल नंबर 20 हमें संरक्षण देता है। यदि आपसे पूछा जाए अपराधियों का मौलिक अधिकार किसमें लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है दोस्तों। वही आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता है। यह केवल तभी किया जा सकता है जब उसने कोई अपराध किया हो या आप कोई संवैधानिक विधि के द्वारा ही उसके जीवन के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता को आप हटा सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से अधिकार जो होते हैं हमारे वह नहीं हटाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है या किसी भी आपातिक संबंध में नहीं हटाए जाते हैं। हाँ, जब राष्ट्रीय आपात लगाता है तो उसमें आर्टिकल नंबर 19 विशेष संदर्भ में कभी कभी हटाए जा सकते हैं, जब वह कौन सा उसमें लगा हो, राष्ट्रीय आपात यानी जब बाह्य राष्ट्रीय आपात लगा हो, यानी कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तब आर्टिकल नंबर 19 को ही निलंबित किया जा सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन आर्टिकल नंबर 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होता है। और इसमें दोस्तों एक जो प्रश्न आता है कि पहले यहाँ था
जीवन का अधिकार था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके गरिमामय जीवन का अधिकार दिया गया। और यह संविधान, यह जो व्याख्या की गई, यह उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। यह मेनका गांधीवाद वर्सेस भारत संघवाद में किया गया 1978 में। यानी कि जीवन अधिकार मतलब नहीं है यानी किसी के आपको सिर्फ जिंदा रखे, उसे जेल में डाल दे और ऐसी स्थिति में रख दे जहाँ जिंदा रहना मुश्किल ना हो, मतलब केवल आदमी जिंदा रहे उसके बाकी उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया मेनका गांधीवाद में, जो 1978 में आया था। अब आगे चले, वही अनुच्छेद नंबर 21 का जो है यह हमें शिक्षा का अधिकार देता है, जिसे 66वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 22 जो है दोस्तों, यह हमें गिरफ्तारी एवं निवारक विरोध का संरक्षण देता है। यानी यदि आप किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो उसे यह जानने का अधिकार है कि वह किस कारण बस गिरफ्तार किया जा रहा है उसे, या उसे 24 घंटे के अंदर उसे हर हाल में उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा उसे अपने वकील से परामर्श लेने की सुविधा होगी। आपने फिल्मों में बार बार डायलॉग सुना होगा, जब भी बात करने जाता है विलेन जब जेल में होता है उससे पुलिस वाला पूछताछ करने देता है तो वह कहता है कि आप मेरे वकील से बात करिए, तो उसे कौन अधिकार देता है? तो आर्टिकल नंबर 22 उसे यह अधिकार देता है कि वह अपने वकील से परामर्श कर सके और उसका वकील उसकी तरफ से उसका पक्ष रखता है। आर्टिकल नंबर 23 दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार से है, यानी बंधुआ मजदूरी या मानव व्यापार जैसे कि मनुष्य को बेचना खरीदना जो अपराध माना गया वो आर्टिकल नंबर 23 के तहत है। आर्टिकल नंबर 24 दोस्तों, बालकों के काम करने से संबंधित है। जैसे कि पहले नियम था 14 वर्ष से इससे कम आयु के बालकों को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अन्य जगहों पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन सन 2006 में जब बचपन बचाओ आंदोलन चला तो उसके तहत जो है दोस्तों यह नया संशोधन किया गया और बच्चों को घरेलू कार्य जैसे होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और इत्यादि जगहों पर भी इन्हें कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। ये 2006 में दोस्तों इस संशोधन को किया गया, इसे आप लोगों को याद रखना है। वहीं आगे चले तो अनुच्छेद नंबर 25 हमें किसी भी धर्म को मानने या अपनाने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल नंबर 26 हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन जैसे कि हम लोग जगराता, रामायण या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की या किसी धर्म सभा की जब आयोजन करते हैं तो हमें आर्टिकल नंबर 26 के तहत इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। और आर्टिकल नंबर 27 यह कहता है कि सरकार के द्वारा किसी भी धर्म के उत्थान या पतन के लिए विशेष रूप से कर नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 27 में लिखित गया है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जा सकते। जैसे कि अब नया कानून अभी मान लीजिए पारित कर दिए कि हमें राम मंदिर बनवाना है, इसलिए सभी को जो है अब टैक्स देना होगा, राम मंदिर टैक्स। तो इस प्रकार के कोई भी टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 27 में हमारे उल्लेखित है दोस्तों। वही आर्टिकल नंबर 28 जो हमें शिक्षण संस्थान या धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात देता है कि हम कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षण संस्थान जैसे जिसमें संस्कृत का पाठ हो, जैसे मदरसा, जैसे गुरुकुल इत्यादि प्रकार के संस्थानों की स्थापना होती है वह 28 के तहत की जाती है। आर्टिकल नंबर 29 जो है दोस्तों यह अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसके तहत दोस्तों कई लोग इसे एससी/एसटी का संरक्षण बताते हैं, लेकिन यह नहीं है। अल्पसंख्यक मतलब वो अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं और जो भी अल्पसंख्यक होगा उसे अपने भाषा एवं अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है और यह उसे आर्टिकल नंबर 29 देता है, इस बात को याद रखना है। और वह जो अल्पसंख्यक होगा अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के बचाव के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, यह आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है और इसके अंतर्गत हमें बताया थे जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, वह आर्टिकल नंबर 32 है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिए क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि
संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे कहा है? तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। वैसे जब संविधान की आत्मा पूछा जाए, जब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ना जुड़ा हो, तो आपको याद रखना संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन, संविधान का उद्देश्य, प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन जब संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो उसे आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है, इसलिए को याद रखा है। और इसके तहत जो है टोटल 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत जो जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन जारी करता है दोस्तों? तो हाई कोर्ट। यही जो रिट जारी किया जाएगा, सेम रिट सारे 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करेगा। जिसमें नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी अधिकारी या किसी भी न्यायालय को कोई भी कार्य करने का आदेश देते हैं तो उसे परमादेश कहते हैं। प्रतिषेध, जब कोई न्यायालय, कोई क्षेत्रीय न्यायालय, जैसे कोई जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, वो अपने क्षेत्र से आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, उसे प्रतिषेध बताते हैं। और यह उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है तथा उच्च न्यायालय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, जब कोई न्यायालय अपने निम्न स्तरीय न्यायालय से मामले को अपने उपास मंगा लेता है, यदि वह मौलिक अधिकार से संबंधित है तो उसे यह उत्प्रेषण कहा जाता है दोस्तों। और यह चौथी रिट है। और 5वां नंबर अधिकार प्रेक्षा है, यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर बैठा है तो किस अधिकार से बैठा हुआ है, यह आर्टिकल नंबर 35 पे उल्लेखित किया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 33 हमें यह बताता है कि जो सिविल सेवक होते हैं, जो सैन्य बलों में होते हैं, पुलिस होते हैं, गुप्तचर संगठन होते हैं, सीबीआई में होते हैं, रॉ में होते हैं, या ऐसे किसी भी फोर्सेस में है जो भारतीय संप्रभुता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज है, उसमें आपके मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं या आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 34 बताता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि सेना विधि, जिसे हम अप्सफा के नाम जानते हैं, इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर प्रोविजन, यदि वो लगा हुआ है तो वहां पे मौलिक अधिकार जो है प्रतिबंधित हो जाते हैं। इस बात को याद रखना है। और आर्टिकल नंबर 35 हमारा लास्ट है, जिसमें यह कहा गया है आर्टिकल नंबर 33 और 34 के संबंध में संसद व राज्य विधान, संसद जो है केवल कानून बनाने के लिए समक्ष है और उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसमें राज्य विधानमंडल कानून इसके संदर्भ में नहीं बनाएंगे। और अगली बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे और कि क्या मौलिक अधिकार संविधान की मूलभूत संरचना का भाग है, तो इसे हाँ में टिक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।